तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर शुरू किया था, है ना। और उसमें देखा था कि पीक वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। अब हमें बचपन से, या बोल सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, यह बोला गया है कि जो करंट है ना ही वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ना ही वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक कैसा क्वांटिटी है? वो एक टेंसर क्वांटिटी है, वो एक टेंसर क्वांटिटी है। ये हमने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी क्या, जो स्केलर होता है लेकिन बोल सकते हो वो वेक्टर के तरह बिहेव करता है, ठीक है, उस क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन अब अल्टरनेट करंट में हमने क्या देखा? अल्टरनेटिंग करंट में हमने ये देखा जो करंट हमें मिल रहा है I और E, इनका वैल्यू हमारा क्या होता था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारा क्या होता था? E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने पढ़ा हुआ है। वेयर आई नॉट और ई नॉट क्या होते थे? पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, और आई और ई हमारा क्या होता था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इसको हम एक सर्टेन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते थे जो कि होता था साइनोसॉइडल ग्राफ, है ना, कुछ ऐसा ग्राफ होता था। अब इस करंट के बिहेवियर को या ये कैसे काम करता है उसको स्टडी करने के लिए उसका डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। अब डायरेक्शन तो यहां पे फ्लक्चुएट करता रहता है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी होता है ना हर कंट्री के लिए, जैसे इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास हमारे पास क्या साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका निकाला जिसको हमने बोला फेजर्स और फेजर डायग्राम। इस फेजर्स और फेजर डायग्राम के मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट का जो बिहेवियर है, वो अल्टरनेटिंग करंट कैसे काम करता है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। चलो, तो ये अब देखो, मैं ये पहले से बता दे रहा हूं, बच्चों को फेजर्स फेजर डायग्राम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन आसान है। तो हर एक बिट में जहां पे मैं बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, अगर कहीं पे भी कुछ भी छोटा सा डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, फेजर्स क्या होते हैं और फेजर डायग्राम क्या होते हैं। फेजर्स बेसिकली वो होते हैं, या बोल सकते हो क्या होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स। हमने जो वेक्टर पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स कैसे, वो एक फिक्स्ड, उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता था, ऐसे ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट होता था, वो फिक्स्ड होता था। या फिर फोर्स बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ये सारे जो भी वेक्टर क्वांटिटी थे वो फिक्स्ड होते थे। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फेजर्स का, और फेजर्स क्या होते हैं? ये रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं इसको जरा समझते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसको समझते हैं। अब मान लो मैं पहले एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, एक अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं। मान लो ये ग्राफ बना, इस ग्राफ में ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इसमें मैंने ये ग्राफ बनाया, और ये जो क्वांटिटी है जो ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूं वो मान लो ईएमएफ है, ठीक है, ये ईएमएफ का ग्राफ है, ईएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये मान लो एक्स एक्सिस जो है ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मान लो अब ईएमएफ है तो करंट भी होगा, और करंट का भी एक ग्राफ होगा, है ना। तो मान लो मैं करंट का ग्राफ बनाता हूं कुछ ब्लू पेन से, कुछ इस तरह। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूर में इधर से क्यों खिसकाया हुआ हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले अभी समझ लो फेजर्स होते क्या हैं, उसको समझ लोगे तो आगे का पढ़ाई और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला ब्लू पेन में मैंने जो ग्राफ बनाया, ये मान लो किसके लिए है? ये है करंट के लिए आई, और आई हमारा क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा क्या होता था? ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किस चीज का एंगुलर वेलोसिटी? ये जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं, क्या क्वांटिटी ले रहे हैं? ईएमएफ और करंट।
ये इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं, ओमेगा का मतलब ये हो गया। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ये जो करंट है और या जो ईएमएफ है ये इस एंगुलर वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे हैं, है ना। चलो अब मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ को स्टडी करने में जनरली बहुत दिक्कत आती है। अब इसको, हालांकि इस ग्राफ को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फेज डिफरेंस आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तब दिक्कत आएगी। तो क्या होता है, ये फेज डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं, ठीक, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और यहां से जो करंट है इसके लिए मैं एक वेक्टर यहां पे बना दिया ऐसा ब्लू पेन से, और जो ईएमएफ है उसके लिए भी मैंने एक वेक्टर बना दिया, ये जो पीक वैल्यू है इधर से, ठीक है। मान लो करंट हो गया, ये हो गया ईएमएफ का जो ब्लैक पेन में, ठीक है। ब्लू पेन हमें क्या बता रहा है, ये जो ब्लू पेन है ये देखो, अब मैं इसको कहां से लेके आया हूं, इस पीक वैल्यू से, और पीक वैल्यू हमारा क्या होता था, आई नॉट होता था और ई नॉट होता था, है ना। तो ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला जो वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई नॉट और ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां से यहां तक जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आई, और यहां से यहां तक ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है हमारा ईएमएफ, ठीक है। अब क्या है, ये जो ग्राफ है या जो मैंने ये वेक्टर्स बनाया है ये ऐसे रोटेट करेंगे अराउंड दिस ओरिजिन, और कितने वेलोसिटी से मूव करेंगे, ओमेगा वेलोसिटी से करेंगे ना। अब ये भी कर रहा है, करंट भी कर रहा है तो ये भी करेगा, सॉरी ईएमएफ कर रहा है तो करंट भी करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ओमेगा वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहां से, ये तो हमारा कौन सा एक्सिस था, एक्स एक्सिस को मैंने टाइम लिया हुआ है ना, टाइम लिया हुआ है। अब देखो यहां से, अब मान लो मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, छोटा सा क्लास 11th का बेसिक चीज। अब अगर आई नॉट यहां से, अब यहां मैंने बनाया है इधर से क्योंकि ये पीक वैल्यू है, अगर मैं इसको ओरिजिन से स्टार्ट करता तो ये आई नॉट कहां पे होता है, ऐसे होता ना, ऐसे घूमते घूमते इधर पीक पे आया ना। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में, पीक वैल्यू तक पहुंचने में उसे टी टाइम लगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से, और ये कितना टाइम लगा, मान लो टी, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओमेगा इंटू टी, है ना। और यहां पे देखो ये जो आई नॉट और ई नॉट, इसके बीच में एक छोटा सा एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इस फाई को ही हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये वाला जो चीज मैंने बनाया किसके लिए, इस करंट और ईएमएफ को बताने के लिए। अब हालांकि मैंने यहां पे सर्कल सर्कल बनाया तो लग रहा होगा कि सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो इजी है, लेकिन जब मैं आगे बताऊं, अब यहां पे मैं आपको समझाने के लिए ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है ये बना रहा था, लेकिन अब अगर मैं इसको सिंपल बनाऊं, बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दो लाइनें ही बनाना है और उसी से सारा खेल हमें समझ में आ जाएगा। और ये जो डायग्राम मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाया, इसी को ही हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। और ये हमारा क्या है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये है फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, ठीक है। तो इससे हमें क्या, अब देखो इसको देख के डरना मत, फेजर डायग्राम फेज डायग्राम कुछ नहीं है, बस करंट कहां पे पीक हो रहा है, कहां पे मिनिमम हो रहा है, उसका ही एक ग्राफ है जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाएंगे, और कुछ नहीं है। समझ में आया। अब देखो फेजर डायग्राम फेज डायग्राम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी तो आपको हालांकि 12th में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो आप जब आप कॉलेज में जाओगे, मान लो कभी इंजीनियरिंग, कभी क्या, मान लो 12th के बाद आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होगा, चाहे आप गवर्नमेंट में जाओ, चाहे आप प्राइवेट में जाओ, आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, कहीं पे भी जाओ,
स्टेट गवर्नमेंट में भी जाओ, पहला जो सेमेस्टर होता है वहां पे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इधर पहला सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE उसे बोलते हैं। वहां पे फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इस्तेमाल करके वहां पे पढ़ना है। तो अगर अभी से आप अपना बेसिक्स इसके रिगार्डिंग स्ट्रांग नहीं करोगे तो BEE में बैंड बच जाएगा। और जनरली आप कोई भी कॉलेज, इंडिया का कोई भी कॉलेज उठा के देख लो, मोस्टली बच्चों का कॉलेज में अगर किसी भी पेपर में बैक आता है तो वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरा भी आया हुआ है, आता ही है मोस्टली। लेकिन अपने वहां पे हमारा पढ़ाई मजबूत करने के लिए या बोल सकते हो अच्छा बनाने के लिए बेसिक्स अच्छे से समझना जरूरी है। नहीं तो पहले वहां पे कॉलेज में जाके बेसिक्स पढ़ोगे फिर जाके वहां पढ़ोगे, हालांकि पढ़ना पड़ेगा लेकिन अभी से बेसिक स्ट्रांग कर लो तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये समझ में आया या नहीं आया? अब नेक्स्ट कहानी पे आते हैं या नेक्स्ट चीजों पे आते हैं। अभी तक टिल चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 7 है ना अल्टरनेटिंग करंट, टिल चैप्टर नंबर 6 हमने कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात किए हैं? बेसिकली 3 के बारे में बात किए हैं। चैप्टर 2 में अगर याद हो तो हम कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे, चैप्टर 3 में हमारे पास रजिस्टर आया और चैप्टर 6 में हमारे पास इंडक्टर आया, या फिर बोल सकते हो जो सॉलिनॉइड होता है, इंडक्टर या कॉइल भी जो हम बोलते हैं जिसको। तो बेसिकली हमारे पास अभी तक हमने फिजिक्स में जो भी पढ़ा है 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, जो कि है एक रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। और इन सब में से हमने डायरेक्ट करंट पास करके देख लिया है कि इसमें क्या कहानी होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम इस पे थोड़ा AC भी भेज के देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। तो पहला जो चीज हम पढ़ेंगे आज वो है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए रजिस्टर। रजिस्टर के थ्रू से हम पहले भेजेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो मान लो मेरे पास एक रजिस्टर है, ये हो गया रजिस्टर, और इसके थ्रू से मैं क्या करता हूं, एक अल्टरनेटिंग करंट भेजता हूं। और जो करंट है उसका EMF मान लो कितना है, E0 sin ओमेगा t। इसका रेजिस्टेंस मान लो कितना है, R है। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस भेज दिया। चलो अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से इसमें मान लो करंट कितना जा रहा होगा, I करंट जा रहा होगा, है ना, I करंट जा रहा होगा। तो इसके अक्रॉस मतलब जो EMF, जो सोर्स हमने प्रोवाइड किया है उसके अक्रॉस जो EMF होगा दैट विल बी इक्वल टू इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बेसिक चीज। तो E इक्वल टू, या फिर बोल सकते हैं E0 sin ओमेगा t विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इंटू R, I इंटू R। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और इसी में से अगर मैं I का वैल्यू निकालूं तो I मेरा कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू E0 बाय R साइन ओमेगा t, और इधर से ही E0 बाय R हमारा कितना हो जाएगा, I0 हो जाएगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब देखो यहां पे अगर हम देखें, मैंने यहां पे जो करंट भेजा उसका जो एंगल है कितना है, ओमेगा टी EMF का, और करंट का भी जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी। अगर मैं इसका फेज डायग्राम बनाने जाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। इसमें मैं पहले क्या बनाता हूं, मैं EMF के लिए ग्राफ बनाता हूं। EMF मुझे गिवन है ना, यहां पे देखो मैं बेसिकली किसको लेके चल रहा हूं, जो मुझे गिवन है, और उसके रेफरेंस में मैं करंट को बनाऊंगा, और ये चीज तीनों का कंपोनेंट के साथ होगा। अब जनरली कई बुक्स में करंट को बेस लेता है और EMF का बनाता है। मुझे पर्सनली EMF को बेस लेके करंट का डायग्राम बनाना पसंद है। आपको अगर करंट का बना के EMF का बनाना हो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस है, जो आपका मन हो करो। अब ये हो गया ओरिजिन। EMF मुझे कितना गिवन है, E0 sin ओमेगा t। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा वेयर
ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा मैक्सिमम पॉइंट, ये हो गया E0, होगा या नहीं होगा। और इनके बीच में एंगल भी हमारा कितना है, वही सेम है। अब अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं तो करंट का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। अब बोलोगे सर आप करंट, अगर मैं इसको ये वाला पीक पॉइंट लूं, ये वाला पीक पॉइंट लूं, ये हो गया I0। आप बोलोगे सर यहां पे करंट को छोटा क्यों बनाए, ईएमएफ को बड़ा क्यों बनाए, ग्राफ वाइज। इसमें छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। देखो सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम ही रेट से वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं और सेम ही रेट पे वो जीरो बन रहे हैं, फिर से वो नेगेटिव एक्सिस में वही हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई ग्राफ बड़ा है या छोटा है। ठीक है, एंगल यहां पे फर्क करता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये पॉइंट हो गया I0 और यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा ये होगा क्या, करंट I, और यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा वो होगा ईएमएफ का। ठीक है, और इसका अगर मैं, ये कौन सा डायग्राम हो गया, ये आपका हो गया फेज डायग्राम, फेज डायग्राम। अब आते हैं इसके फेजर डायग्राम पे। इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, मान लो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। मैंने क्या बोला, मैं ईएमएफ को लेके बनाऊंगा। ठीक है, मान लो ये हो गया मेरा ईएमएफ का ग्राफ, ईएमएफ को कौन सा कलर चलिए, ब्लू। ठीक है, ये हो गया ईएमएफ का, और एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी बना रहा है, तो ये हो गया ओमेगा टी, हो गया। और ये क्या है, E0, होगा या नहीं होगा। और यहां पे अगर हम देखें तो, और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यहां से देखो, सॉरी, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो गया, ये हो गया E0, ये सॉरी E। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये पीक वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं कैसा होगा, उसी के साथ साथ ओमेगा, वो करंट भी तो ओमेगा टी एंगल बना रहा है ना, तो क्या होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, ये करंट का हो गया I0, और यहां से ये वाला पोर्शन इतना कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया I का इंस्टेंटेनियस करंट। ये आपका कौन सा ग्राफ डायग्राम हो गया, ये हो गया फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो अगर मैं एक रेजिस्टर के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट भेजूं तो उसका फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम क्या है, यह है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, इससे हमें कंक्लूजन यह मिलता है, इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यहां पे लिख देता हूं, इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट EMF and current, EMF and current are in the same phase, सेम फेज। ठीक है, सेम फेज का मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल बना रहा है ये उसको, इस एंगल को बोलते हैं फेज एंगल। ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं फेज एंगल। अब देखो करंट का और ईएमएफ का दोनों का फेज एंगल सेम है, तो इससे क्या पता चला कि फॉर ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर हो, अगर मैं उसमें एक अल्टरनेटिंग करंट दौड़ाऊं तो करंट और ईएमएफ कैसे होंगे, सेम फेज में जा रहे होंगे। समझ में आया या नहीं आया। अब अल्टरनेटिंग करंट को हम दौड़ाते हैं एक इंडक्टर के थ्रू। ठीक है, मान लो ये हो गया इंडक्टर,
इंडक्टर मतलब बेसिकली एक कॉइल होता है, ठीक है। ये कॉइल हो गया एल, और इसके थ्रू से मैं क्या करता हूं, मैं एक अल्टरनेटिंग करंट पास करवाता हूं जिसका ईएमएफ मान लो कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मान लो इस जो कॉइल है उसका इंडक्टेंस है एल, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, इसका इंडक्टेंस है एल। तो अगर मैं एक कॉइल में क्या बोलते हैं करंट प्रोवाइड करता हूं या ईएमएफ प्रोवाइड करता हूं, चेंजिंग करंट प्रोवाइड करते हैं था जो सब, जब सेल्फ इंडक्शन पढ़े थे तब चेंजिंग करंट दिया जा रहा था, और जब चेंजिंग करंट दिया जा रहा था तो एक इंडक्टर के थ्रू ईएमएफ मेरा कितना इंड्यूस हो रहा था, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता था या नहीं होता था? अगर याद हो इसके पहले चैप्टर में पढ़े हुए, होता था या नहीं होता था? तो जो नेट ईएमएफ होगा, नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, नेट ईएमएफ मेरा कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ कितना होना चाहिए, ये वाला ईएमएफ प्लस ये वाला ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ मेरा कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा या नहीं होगा? ये ई कौन सा ईएमएफ है, जो ई मैंने यहां पे सप्लाई किया हुआ है, ये वाला ई, तो नेट ईएमएफ मेरा कितना हो जाएगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा या नहीं होगा? तो अब नेट ईएमएफ इतना होना चाहिए। अब आज बिकॉज ये क्लोज सर्किट है, जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जीरो होना चाहिए ना, नेट ईएमएफ जीरो होगा। एक सर्किट में अगर ये क्लोज सर्किट है, ये जितना दे रहा है उतना अगर ये बैक कर दे तो कितना होगा, नेट ईएमएफ जीरो होगा। तो देयरफॉर व्हिच इज आल्सो इक्वल टू जीरो होगा या नहीं होगा? है ना। अब देखो यहां पे मैंने जीरो इसलिए लिया, अब इसका रीजन भी समझ लो। नेट ईएमएफ जीरो क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस क्या है, मैंने माना है रेजिस्टेंस जीरो है। अगर रेजिस्टेंस होता तो कुछ ईएमएफ ड्रॉप होता ही होता। मैंने यहां पे क्या मानना चाहा है, रेजिस्टेंस मेरा जीरो है, मतलब सिर्फ ये क्या है, ये एक प्योर इंडक्टर है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब हालांकि प्रैक्टिकली कोई प्योर इंडक्टर होता नहीं है, लेकिन मैं अपने पढ़ाई के लिए, अपने सहूलियत के लिए मैं ये मान रहा हूं कि ये एक प्योर इंडक्टर है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इसलिए जो नेट ईएमएफ है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कोई क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ईएमएफ मेरा कितना हो जाएगा, इसमें से अगर मैं कैलकुलेट करूं, ईएमएफ विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? और ईएमएफ ई इक्वल टू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होगा या नहीं होगा? चलो, तो इसमें से अगर मैं dt को इस तरफ ले आऊं, l को इस तरफ ले आऊं, तो di मेरा कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी dt, ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब देखो मुझे छोटा सा करंट मिल रहा है di फॉर टाइम dt, तो कंप्लीट करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, और यहां पे देखो ई नॉट बाय एल क्या है, कांस्टेंट है, ई नॉट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, और एल इंडक्टेंस वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ई नॉट बाय एल बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt, ये होगा या नहीं होगा? और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय एल इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन टी के साथ ओमेगा भी है तो बाय ओमेगा, ये होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई नॉट बाय एल ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये होगा या नहीं होगा? अब अगर मैं इस टोटल को, किसको, ई नॉट बाय एल ओमेगा को मैं आई नॉट ले लेता हूं, अगर मैं ई नॉट बाय
एल ओमेगा को आई नॉट ले लेता हूं तो आई मुझे कितना मिल जाएगा, आई विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। होगा या नहीं होगा? अब देखो यहां पे जो करंट मैंने ईएमएफ दिया है वो साइन के फॉर्म में है और यहां पे कॉस के फॉर्म में आ रहा है, तो मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। मैं क्या करता हूं, इसको साइन में ही कन्वर्ट कर देता हूं। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है या नहीं होता? तो यहां पे मैं कॉस ओमेगा टी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो मैं लिख देता हूं आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा के जगह पे क्या है, ओमेगा टी है, माइनस ओमेगा टी, ये लिख सकता हूं। अब इस माइनस को मैं यहां से हटा के इसके पास ले लेता हूं, माइनस साइन ओमेगा टी। हमें पता है माइनस साइन थीटा मेरा कितना होता है, साइन माइनस थीटा होता है या नहीं होता? ये तो पढ़े हुए हैं। तो यहां पे आई मेरा कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन पाई ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? अब देखो इसको अगर हम कंपेयर करें, ईएमएफ मेरा कितना बन रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट मेरा कितना बन रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बन रहा है या नहीं बन रहा? पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके ग्राफ पे जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या फर्क है इन दोनों में। ठीक है, इसका इतना नोट डाउन कर लो। अगर ध्यान से इस दोनों इक्वेशन को देखो, कौन सा इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को, ईएमएफ का जो वैल्यू है अगर वो ओमेगा टी है, मैं सपोज मान लो ये ओमेगा साइन फाइन सबको हटा दो, मैं एंगल की बात कर रहा हूं। अगर ईएमएफ मेरा ओमेगा टी फेज एंगल पे है ना, तो करंट मेरा कितने फेज एंगल पे है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 फेज एंगल पे है या नहीं है? तो इससे हमें क्या पता चलता है, करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। समझ में आया या नहीं आया? अगर ईएमएफ मेरा ओमेगा टी है, करंट मेरा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है जो करंट है वो ईएमएफ से कितना पीछे चल रहा है, पाई बाय 2 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो मैं इधर स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं, फॉर ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, फॉर ए प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट आई लैग्स मतलब पीछे चलना, ठीक है, लीड मतलब आगे चलना, लैग्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। अब देखो इसको मैं तो, अब देखो यहां पे मैंने क्या किया था, मैं स्टार्टिंग से बोला था कि मैं यहां पे ईएमएफ को बेस लूंगा, उसके साथ मैं खेलूंगा, करंट आगे चल रहा है पीछे चल रहा है उसके साथ चल रहा है, मैं करंट को लूंगा। अगर अब लोगों के दिमाग में आता है कि सर मैं ईएमएफ को नहीं करंट को लूंगा, तो उस केस में क्या होता जरा देख लेते हैं। मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कभी कभी बुक जब आप पढ़ते हो तो अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी होती है ताकि समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं बस एक ही नोटेशन बता के चलता। यहां पे मैंने क्या बोला, जो करंट है वो ईएमएफ से पाई बाय 2 पीछे चल रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं सुप्रिया के पीछे चल रहा हूं, ठीक है ना, मान लो मैं करंट हूं, सुप्रिया ईएमएफ है, मैं बोलूं मैं सुप्रिया से पीछे चल रहा हूं, है ना, ये वाला केस। लेकिन अगर मैं उसी जगह ये बोलूं सुप्रिया मेरे से आगे चल रही है, कोई गलत बात है इसमें? अगर मैं सुप्रिया के पीछे हूं तो जाहिर सी बात है सुप्रिया मेरे से आगे होगी, है ना। तो यहां पे मैंने जो बोला करंट ईएमएफ से पाई बाय 2 आगे है, पीछे है, तो मैं अगर ये बोलूं ईएमएफ करंट से पाई बाय 2 आगे है, तो क्या कुछ गलत बोलूंगा? समझ में आया या नहीं आया?
तो कभी कभी बुक में ऐसा ये स्टेटमेंट तो लिखा मिलेगा ही मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी लिखेगा ईएमएफ लीड्स करंट आई बाय पाई बाय 2। फर्क किसका है कि आप बेस किसको ले रहे हो। मैं बेस ईएमएफ को ले रहा हूं तो ये वाला स्टेटमेंट लिखा, अगर आप बेस करंट को लेते तो ये वाला स्टेटमेंट लिखते। दोनों का मतलब सेम ही है और कुछ नहीं। समझे या नहीं समझे? चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या डायग्राम? पहले फेज डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस जहां पे टाइम है। मैं यहां पे ईएमएफ बनाता हूं। पेन वगैरह कहां गया मेरा? पहले ईएमएफ को मैंने बेस लिया हुआ है, तो ईएमएफ का ग्राफ कैसा होगा? मैं ईएमएफ को ब्लू से बना रहा था ना। हाँ चलो, ये हो गया ईएमएफ का ग्राफ। ईएमएफ 0 से स्टार्ट हुआ और यहां पे मान लो 2 पाई पे खत्म हुआ है ना। और ये हो गया आपका क्या? पीक वैल्यू ई नॉट, और ये वाला हो गया आपका ई। अब करंट की बारी आती है। अगर ये 0 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। ये हो गया पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। होगा या नहीं होगा? होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, करंट जो है वो पाई बाय 2 कितना है? पीछे। तो मतलब ये आगे जानने के बाद करंट निकलेगा। मतलब जब ईएमएफ मेरा 0 में है, करंट मेरा कहां पे होगा? माइनस पाई बाय 2 पे होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? माइनस पाई बाय 2 पे होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जब ईएमएफ 0 पे है तो ये बनेगा पाई बाय 2 पे, इधर मैक्सिमम पे होगा, है ना। जब ईएमएफ मेरा मैक्सिमम पे पहुंचा तो करंट, जब ईएमएफ 0 पे होगा, करंट कहां पे होगा? मैक्सिमम पे। और जब ईएमएफ हमारा पाई बाय 2 पे होगा, करंट कहां पे होना चाहिए? यहां पे 0 पे। तो इधर से स्टार्ट हुआ, इधर पहुंचा, है ना। फिर जब ईएमएफ मेरा 0 पे आया तो ये क्या होगा? करंट मैक्सिमम पे होगा, है ना। और जब ये 3 पाई बाय 2 पे आया ईएमएफ, तो ये क्या होगा? करंट मेरा 0 पे आएगा। जब ये मैक्सिमम पे है तो ये कहां पे हुआ? करंट 0 पे। जब ये 0 पे आएगा तो ये कहां पे होगा? मैक्सिमम पे होगा। होगा या नहीं होगा? तो ये कौन सा ग्राफ बना? ये किसका ग्राफ बना? आई का ग्राफ बना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमम आई नॉट। होगा या नहीं होगा? समझे या नहीं समझे? चलो, ये तो हो गया क्या? फेज डायग्राम। कौन सा डायग्राम? फेज डायग्राम। अब आता है फेजर डायग्राम पे। ये हो गया फेज डायग्राम। अब आते हैं फेजर डायग्राम पे। फेजर डायग्राम कैसा होगा? ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना। अब मैंने क्या बोला? मैं ईएमएफ को बेस लेके चलता हूं, है ना। तो ईएमएफ यहां पे क्या है? ओमेगा टी एंगल पे है ना। ओमेगा टी एंगल पे है तो मान लो इतना हो गया, ये हो गया ई नॉट, और ये एंगल बन गया कितना? ओमेगा टी, है ना। अब जो करंट है वो कहां पे होगा? ई नॉट से पीछे। कितना पीछे? पाई बाय 2 पीछे। तो कैसा होगा? कुछ इधर होगा आई नॉट, और इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। होगा या नहीं होगा? तो ये ग्राफ बन गया। ये कौन सा डायग्राम हुआ? ये आपका फेजर डायग्राम हुआ। फेजर डायग्राम। तो यहां पे एक मेन मुद्दा आता है,
इससे पहले जब रजिस्टर की बात कर रहे थे, रजिस्टर में हमने क्या देखा कि जो करंट और ईएमएफ है वो दोनों सेम फेज में चल रहे थे, लेकिन यहां पे फेज डिफरेंस आ रहा है ना, फेज डिफरेंस। सेम फेज मतलब एक साथ चलना, यहां पे वो दोनों अलग अलग चल रहे हैं। पहले करंट भाग रहा है, उसके पीछे पीछे ईएमएफ भाग रहा है, उसके पीछे पीछे करंट जा रहा है, तो उनके बीच में जो फेज एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का, π/2। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर ए प्योर इंडक्टर फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I, EMF एंड करंट इज कितना, π/2। और फेज डिफरेंस को हम और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे जो मेरा फाई हुआ या फेज डिफरेंस हुआ, ये कितना हो गया, π/2। इसी को ही फेज डिफरेंस बोलते हैं। चलो इसमें और कुछ चीजें भी देखते हैं, इंडक्टर में अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अगर मैं थोड़ा ओम्स लॉ से कंपेयर करूं, यहां पे मेरा I0 कितना आ गया, E0/L ओमेगा, है ना। और यहां पे अगर मैं देखूं I0 इक्वल टू क्या होता है, E0/R होता है या नहीं होता, I0 इक्वल टू E0/R होता है ना, ओम्स लॉ से अगर कंपेयर करें। यहां पे अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर कंपेयर करूं, ये जो R है ये क्या होता था, ये रेजिस्टेंस होता था। तो वैसे ही ये L ओमेगा क्या होगा, ये भी रेजिस्टेंस होगा। अब बोलो सर आपको थप्पड़ मारेंगे, अभी आपने बोला कि ये प्योर इंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, अब रेजिस्टेंस कहां से हो गया। तो सही बात है, ये रेजिस्टेंस नहीं है। अब थोड़ा बेसिक्स पे आते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को ऑपोजिशन प्रोवाइड करे, है ना। वैसे ही इंडक्टर में ये चीज जो L ओमेगा है ये भी एक ऑपोजिशन ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको हम करंट को जो ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है इन रेजिस्टर, हम उसको बोल देते हैं रेजिस्टेंस। और इंडक्टर में जो ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, XL से। R और XL का काम या मतलब सेम ही है, करंट को ऑपोजिशन प्रोवाइड करना। यहां पे जो करंट होता है रजिस्टर में उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंडक्टर में हम उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, XL से किया जाता है। तो XL इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, XL इज इक्वल टू L ओमेगा या ओमेगा इंटू L, ये हो गया। और ओमेगा का मतलब हमें कितना पता है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2πf होता है। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है, f इज इक्वल टू 1/t, और टाइम पीरियड कितना था, 2π/ओमेगा, तो मतलब ओमेगा/2π यह आएगा ना। अगर लास्ट क्लास का याद करो तो f ओमेगा मेरा इसमें से, इस वाली इक्वेशन में से ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πf हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो XL इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 2πf इंटू L लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब पूछोगे सर ये करने का मतलब क्या है, अभी पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं डीसी और एसी में क्या फर्क है, ये देख लो। अगर मैं इंडक्टर के थ्रू डायरेक्ट, अब देखो जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है ना। तो डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए एक्सएल मेरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा या नहीं होगा। और फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए कितना होता है, डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी होता है, वो तो चेंज ही नहीं करता ना। तो फ्रीक्वेंसी मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गया तो एक्सएल मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, फ्रीक्वेंसी 0 डाल दो डीसी के लिए,
तो एक्सएल मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर मैं एक इंडक्टर के थ्रू डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता हूं तो मुझे जो ऑपोजिशन मिलता था वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ऑपोजिशन 0 है तो करंट इंडक्टर के थ्रू आराम से पास कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, आराम से पास कर जाएगा। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि डीसी या डायरेक्ट करंट कैन पास थ्रू क्या हो जाएगा, पास थ्रू इंडक्टर या प्योर इंडक्टर। इंडक्टर इजीली, आसानी से पास कर जाएगा क्योंकि उसे कोई ऑपोजिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम अभी एसी के बारे में बात करें, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें, अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होगा, एक्सएल इज वही सेम चीज ना, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। और यहां पे अल्टरनेटिंग करंट का कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो होता ही है। मतलब जब एक इंडक्टर में मैं एक अल्टरनेटिंग करंट पास करवाऊं तो उससे एक ऑपोजिशन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ऑपोजिशन मिला तो अल्टरनेटिंग करंट को इंडक्टर के थ्रू पास करने में दिक्कत होगी। अगर ऑपोजिशन मिल रहा है तो वो कैसे जाएगा, नहीं जा सकेगा ना, जा सकेगा लेकिन उसे दिक्कत होगी। तो इससे क्या पता चला, अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट पास थ्रू इंडक्टर इजीली। तो इससे कंपैरिजन में हमें क्या पता चला, अगर मैं एक इंडक्टर में डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट देता हूं, कौन आसानी से पास कर जाएगा, डायरेक्ट करंट आसानी से पास कर जाएगा एज कंपेयर टू अल्टरनेटिंग करंट। इसको दिमाग में रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, अगर मैं एक इंडक्टर आपको दे देता हूं, मान लो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो गया, मैं आपको एक इंडक्टर देता हूं, मान लो क्वेश्चन गिवन है, यू आर सप्लाइड विथ ए प्योर इंडक्टर एंड यू हैव टू ऑप्शंस, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, व्हिच करंट विल यू चूज। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्ट करंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंडक्टर के थ्रू से डायरेक्ट करंट आसानी से पास कर जाएगा लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को एक ऑपोजिशन मिलेगा और हमें उसी रास्ते से जाना पसंद होगा जिसमें ऑपोजिशन कम हो। यही है, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर कैपेसिटर पे चलेंगे। चलो मान लो अब अल्टरनेटिंग करंट किससे पास करवाएंगे, हम एक कैपेसिटर से पास करवाएंगे। मान लो ये हो गया कैपेसिटर और इसके थ्रू से मैं क्या करवाता हूं, मैं एक अल्टरनेटिंग करंट पास करवाता हूं जिसका ईएमएफ मेरा कितना है, ई हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो अब इस कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस, कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना बनेगा, वही इतना बनेगा ना। अगर इतना ज्वाइन किया हुआ है तो इसके अक्रॉस जो क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, बनेगा। और दिस V शुड बी इक्वल टू E विच इज ऑल्सो इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। होगा या नहीं होगा? और कैपेसिटर से, कैपेसिटेंस वाले टॉपिक से मैंने क्या पढ़ा हुआ है, C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू कितना होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाय V होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल ड्रॉप। याद नहीं आ रहा, चैप्टर नंबर 2 होता है ना। तो इसमें से अगर मैं V निकालूं तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू Q बाय C। होगा या नहीं होगा? तो नेट चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। होगा या नहीं होगा? होगा। और ये V की जगह पे क्या आ जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि V इतना ही है तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, Q इक्वल टू C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये बनेगा या नहीं बनेगा?
एट एनी इंस्टेंट चार्ज अगर इतना है, चार्ज अगर इस कैपेसिटर में इतना है, एट एनी इंस्टेंट करंट कितना होगा, एट एनी इंस्टेंट करंट मेरा कितना होगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, या फिर क्यू बाई टी होता है या नहीं होता, या फिर डी क्यू बाई डी टी ले लो, डी क्यू बाई डी टी होता है, और क्यू मेरा कितना मिला, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, डी बाई डी टी ऑफ सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा या नहीं होगा। अब C और एप्सिलॉन नॉट या ई नॉट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आओ, तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, C इंटू ई नॉट डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, ये होगा या नहीं होगा। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन ओमेगा टी को, तो मुझे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, C ई नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, चेन रूल लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो ये मेरा क्या है, ये टोटल करंट है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, एक सेकंड, सॉरी गलत लिखा हूं। तो आई मेरा कितना हो जाएगा, सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये होगा या नहीं होगा। अब ये पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, आई नॉट, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, वेयर आई नॉट मेरा कितना हो गया, ओमेगा सी इंटू एप्सिलॉन नॉट, होगा या नहीं होगा। अब देखो यहां पे ईएमएफ मेरा साइन में है, मैं इसको कॉस में कन्वर्ट, ये कॉस में है, करंट मेरा कॉस में निकला, मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, ये भी होता है, ठीक है। तो यहां पे ये इस्तेमाल होगा, तो ये कितना बन जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी हमारा कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो आई ई नॉट और आई नॉट हमारा कितना हो गया, ई नॉट, ई हमारा कितना बन गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब अगर ई हमारा कितना एंगल पे चल रहा है, ओमेगा टी एंगल पे चल रहा है, तो आई करंट हमारा कितना चलेगा, पाई बाय 2 आगे चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, तो करंट मेरा पाई बाय 2 आगे चलेगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट I लीड्स EMF बाय पाई बाय 2, और जैसे इंडक्टर में किए थे वैसे ही अगर करंट I को पाई बाय 2 से लीड कर रहा है, तो EMF करंट को क्या करेगा, लैग करेगा, पीछे चलेगा, तो EMF लैग्स करंट I बाय पाई बाय 2, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। इसको लिख लिए, चलो अब इसके ग्राफ पे आते हैं, या फेज और फेजर डायग्राम पे आते हैं। ये हो गया टाइम, ये हो गया वाई एक्सिस, ईएमएफ मान लो ऐसे गया, ये हो गया 0, ये हो गया पाए, ये हो गया 2 पाए, ये हो गया 3 पाई बाय 2, ये हो गया पाई बाय 2,
ये हमारा कितना है ई नॉट। ठीक है, तो करंट क्या होगा, करंट आगे चल रहा होगा, है ना, π/2 आगे चल रहा होगा, तो कैसे जाएगा, ऐसे, ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा। यहां पे करंट क्या हो रहा है, आगे चल रहा है। जब ईएमएफ 0 हो रहा है, करंट मेरा क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। देखो ये आई नॉट, ईएमएफ 0 कहां पे हो रहा है, यहां पे, करंट मेरा मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, 0 पे। तो यहां से क्या पता चला कि जो करंट है वो ई से लीड कर रहा है। अब देखो ये 0 पे है, जब ये ईएमएफ 0 पे है, करंट पहले से ही मैक्सिमम में है, इसी से ये पता चल रहा है कि ये आगे चल रहा है, इसके पीछे पीछे ये चल रहा है। ठीक है, अब इसके फेजर डायग्राम पे आते हैं। फेजर डायग्राम कैसा होगा, ये हो गया टाइम, ईएमएफ मान लो कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया ई नॉट, ये हो गया ओमेगा टी। तो करंट मेरा कितना होगा, 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे मतलब कहां पे, यहां पे आई नॉट, और इनके बीच में एंगल कितना, π/2। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहा, ई और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस मेरा कितना हुआ, π/2। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या है, इंडक्टर में याद रख लेना, इंडक्टर में करंट पीछे चलता है, किसके पीछे, ईएमएफ के पीछे, और कैपेसिटर में करंट ईएमएफ के आगे चलता है। कितना आगे चलता है, π/2, कितना पीछे चलता है, π/2। समझ में आया या नहीं आया, आंसर समझे, यस सर। चलो अब यहां पे भी वही एसी और डीसी वाला केस थोड़ा देख लेते हैं। यहां पे अगर हम देखें आई नॉट इक्वल टू कितना आया था, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय आर, है ना, और आई नॉट इक्वल टू इधर जब हम कैलकुलेट किए थे कितना आया था, सी ओमेगा इंटू कितना था, सी ओमेगा एप्सिलॉन नॉट आया था या नहीं आया था। क्या मैं इस चीज को आई नॉट को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट बाय 1/c ओमेगा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो ये 1/c ओमेगा क्या हो गया, ये भी वही ऑपोजिशन हुआ, वहां पे इंडक्टर ऑपोजिशन दे रहा था तो हम उसे क्या बोले, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां पे कैपेसिटर ऑपोजिशन दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक्सी से। तो एक्सी आपका कितना हो गया, 1/c ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2πf, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2c इंटू 2πf, ये होगा, होगा या नहीं होगा। अब यहां पे खेल में आ जाते हैं डीसी में। अगर डीसी में आए तो डीसी के केस में, अच्छा यहां पे हमें क्या पता चल गया, एक्सी जो है या जो ऑपोजिशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो डीसी अगर यहां पे दिया जाए, डीसी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सी मेरा कितना हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, और 1/ डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0, तो 1/0 इक्वल टू क्या हो गया, इंफिनिटी। तो एक्सी मेरा कितना हो गया, इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगा। एक्सी ज्यादा, इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा ना, बहुत बड़ा। तो एक्सी अगर बहुत बड़ा हो गया, तो एक्सी अगर बहुत बड़ा हो गया तो मुझे ऑपोजिशन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो डायरेक्ट करंट एक्स कैपेसिटर में से जाना क्या है, मुश्किल है। तो कैन नॉट, इसे क्या लिखोगे, कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर इजीली। लेकिन अगर मैं एसी की बात करूं, अल्टरनेटिंग करंट की,
तो XC क्या है 1/f, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑपोजिशन उतना कम। तो ऑपोजिशन अगर कम तो अल्टरनेटिंग करंट आराम से पहुंच जाए, घुस जाएगा। तो कैन पास थ्रू कैपेसिटर इजीली। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि एक कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट आराम से जा सकता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। और इंडक्टर में क्या था, इंडक्टर में डायरेक्ट करंट आराम से जा सकता था लेकिन अल्टरनेटिंग करंट नहीं जा सकता। तो इन सब बातों को दिमाग में रखना, कंपैरिजन करके कुछ भी करके इन सब चीजों में से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों, ये छोटे छोटे चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का क्लास समझ में आया या नहीं आया? आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज के क्लास में हमने सीखा ये क्या होता है, फेजर डायग्राम, फेज डायग्राम क्या होता है। उसके साथ साथ देखा कि अल्टरनेटिंग करंट को अगर मैं तीनों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू पास करवाने पे कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये कैसे बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट क्लास हम इनके कॉम्बिनेशन में डालेंगे। यहां पे बस प्योर इंडक्टर, प्योर रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर था। नेक्स्ट क्लास हम ये देखेंगे कि अगर मैं रजिस्टर कैपेसिटर को जोड़ के डालूं, उसमें करंट पास करूं, कैसे बिहेव करता है। जो आपका सिलेबस में है वो है एलसीआर सर्किट, मतलब तीनों को जब हम सीरीज में जोड़ देंगे तब अल्टरनेटिंग करंट कैसे बिहेव करेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे। आज का क्लास थोड़ा लंबा था लेकिन होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही स्लो से, बहुत ही आराम से पढ़ाया है। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी फीडबैक आपका है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।